हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग राज्य व्यवस्था का क्लास करने जा रहे हैं। बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे लगभग प्रत्येक एग्जाम, जनरल कंपटीशन एग्जाम में पूछा ही जाता है पॉलिटी से। तो आइए हम लोग देखते हैं राज्य व्यवस्था। देखिए, राज्य व्यवस्था में हम लोग पहले राज्य देखते हैं और फिर व्यवस्था देखते हैं। यानी मेरे कहने का, इसको यदि आप विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे राज्य एक अलग शब्द आपको दिखता है और व्यवस्था अलग दिखता है। यानी कहने का मतलब कि जिस सब्जेक्ट यानी जिस विषय में हम लोग राज्य का व्यवस्था करें, राज्य शब्द का अध्ययन करें और इसको चलाने का तरीका हम जिस चीज में अध्ययन करें उसे हम राज्य व्यवस्था कह सकते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है। तो देखिए, सर्वप्रथम हम राज्य के बारे में हम लोग गहरी अध्ययन करते हैं और एग्जाम के दृष्टि से जो क्वेश्चन आता है उसे हम लोग इसके पश्चात देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर राज्य होता क्या है। राज्य के निर्माण के लिए कौन सारे आवश्यक तत्व है जो चाहिए। तो देखिए, राज्य के निर्माण के लिए सर्वप्रथम हम 4 चीजें चाहिए। राज्य के लिए सर्वप्रथम भूभाग चाहिए, उसके बाद लोग चाहिए, भूभाग चाहिए, लोग चाहिए, संप्रभुता चाहिए और सरकार चाहिए। ये राज्य के आवश्यक 4 तत्व जिसमें भूभाग, लोक, संप्रभुता, सरकार, ये चारों चीज से मिलकर राज्य का निर्माण होता है। तो इस चारों चीज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि भूभाग क्या है, लोग क्या है, संप्रभुता क्या है, सरकार क्या है। तो इस संदर्भ में हम लोग अपने देश का एग्जाम्पल देखते हैं कि भारत के अंतर्गत विश्व का 2.24% क्षेत्र है। मान लीजिए भूभाग हो गया, लगभग 125 करोड़ के आसपास लोग हैं। भूभाग हो गया ये 2.24%। और फिर भूभाग हो गया, एक भूभाग हो गया 2.2% और लोग हो गया मान लीजिए यहाँ पे 1.25 करोड़। और भारत के पास यहाँ पे सरकार भी है, यानी आप देख सकते हैं अस्थायी और अस्थायी सरकार भी यहाँ पे है। और संप्रभुता, भारत न किसी का गुलाम है, तो यहाँ पे संप्रभुता भी है। तो अतः एक राज्य के निर्माण के लिए हम लोग भूभाग को भी देखते हैं, लोगों को भी देखते हैं, संप्रभुता भी देखते हैं और सरकार भी देखते हैं। अब बारी बारी से हम आगे बढ़ते हैं कि अब आइए हम लोग अब सरकार के बारे में समझते हैं और संप्रभुता के बारे में समझते हैं। संप्रभुता का अर्थ ये होता है कि सरकार के पास दंड देने का अंतिम अधिकार सरकार के पास हो। यानी इस भारत देश पे, जैसे कि पहले 1947 से पहले ब्रिटिश आधिपत्य भारत क्षेत्र बोला जाता था और भारत न दंड देने के लिए न कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं था। यहाँ के लोगों का स्वतंत्रता नहीं था, वो ब्रिटिश के नीति से प्रभावित होता था। इस संदर्भ में हम लोग संप्रभुता को देखते हैं कि बाहरी कोई हस्तक्षेप ना हो, स्वयं का इसके पास शक्ति हो, सरकार को स्वयं का शक्ति हो, इस पे कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं, तो उसे हम संप्रभुता कहते हैं। और सरकार, देखिए सरकार के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। इसके पहले हम लोग अब ये समझ चुके हैं कि राज्य में भूभाग, लोक, संप्रभुता और सरकार आता है। तो अब आपसे अगर कोई भी एग्जाम या कोई भी व्यक्ति पूछता है कि राज्य के निर्माण के लिए कौन कौन सारे आवश्यक तत्व हैं, तो आप लोग बताइएगा भूभाग, लोक, संप्रभुता
और सरकार। आइए अब हम लोग सरकार के बारे में देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सरकार क्या है। तो देखिए, सरकार लोगों का कल्याण भी करता है और लोगों को गलती करने पे दंड भी देता है, तो इसे हम सरकार कहते हैं। सरकार जैसे देख लीजिए, लोगों का कल्याण करने के अंतर्गत बहुत सारे आप लोग देखिएगा कि सब्सिडी देना, भोजन को आवंटित करवाना, पीएम किसान लोन, ये सारे जो जितने हैं ये सारे लोगों के कल्याण भी करता है। सरकार लोगों का कल्याण भी करता है, लोगों का कल्याण। और यही सरकार द्वारा ही गलती करने पर दंड भी दिया जाता है। गलती करने पे, लोगों के गलती करने पे, यानी लोगों को नियंत्रित भी करता है और लोगों का कल्याण भी करता है। इसको सरकार हम कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि सरकार के कितने अंग हैं। हम लोग तो समझ गए कि सरकार क्या है। सरकार लोगों का कल्याण भी करता है और गलती करने पे लोगों को दंड भी देता है, झगड़ा भी सुलझाता है, विवाद का भी समाधान करता है, तो उसे हम सरकार कहते हैं। अब हम सरकार के 3 अंग के बारे में पढ़ेंगे। सरकार के 3 अंग होते हैं। एक सेकंड रिफिल डाल लेता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे सरकार के अंग। तो सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होता है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। पहले ये आधारभूत संरचना है राज्य व्यवस्था का, जो हम लोग यदि ये चीज समझ पाते हैं तो उसके पश्चात हम लोग एग्जाम में आने वाले प्रश्न को बखूबी ढंग से देखेंगे और उसे सोल्व करने का भी प्रयास करेंगे। तो पहले हम लोग विधायिका के बारे में पढ़ते हैं कि विधायिका क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि विधायिका यानी जो संसद है और विधानसभा में जो एमएलए है, विधायक है, उसी को हम विधायिका कहते हैं। तो उसका मुख्य काम क्या होता है? विधि का निर्माण करना, विधि का निर्माण करना। विधायिका के द्वारा ही कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखता है, नियंत्रण कार्यपालिका पर। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये नियंत्रण रखता है। और केंद्र स्तर पे जो संसद होता है वो संविधान का संशोधन भी करता है। विधायिका संविधान का संशोधन भी करता है। ये हो गया विधायिका का जो मुख्य कार्य है, ये मुख्य कार्य विधायिका का है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कार्यपालिका। तो कार्यपालिका को हम 2 प्रकार में फिर बांटते हैं। एक होता है अस्थायी कार्यपालिका, एक होता है अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका वो होता है जो पीएम, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ये जितने भी होते हैं,
राष्ट्रपति, पीएम, सीएम, कैबिनेट मिनिस्टर, पीएम, सीएम, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सारे हैं। ये अस्थायी कार्यपालिका है, क्योंकि अस्थायी का मतलब है यहाँ पे लगा हुआ है, अस्थायी लगा हुआ है। यानी अस्थायी का मतलब है कि इनका निर्वाचन होते रहता है और ये बदलते रहते हैं। अस्थायी का अर्थ है कि इनका निर्वाचन नहीं होता है, इनका नियुक्ति होता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं पुलिस, सैन्य अधिकारी, रेलवे कर्मचारी, ये हो गया अस्थायी कार्यपालिका, क्योंकि इनका नियुक्ति होता है, न कि इनका निर्वाचन होता है। जबकि अस्थायी राष्ट्रपति का भी 5 साल पे निर्वाचन होता है, सीएम का भी 5 साल पे निर्वाचन होता है, पीएम का भी 5 साल पे निर्वाचन होता है। तो इसलिए इसे अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि न्यायपालिका क्या है। न्यायपालिका भारत में एकीकृत न्यायपालिका अपनाया गया। आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए और एग्जाम में अक्सर प्रश्न भी पूछता है। अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका है, लेकिन भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। यहाँ पे मतलब एकीकरण किया गया है न्यायपालिका का। तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य है विवादों को सुलझाना, विवादों को समाधान करना, विवादों का समाधान करना। उसके बाद संविधान संशोधन या विधि का जो भी यहाँ से निर्माण होता है उसका न्यायिक पुनरावलोकन करना, न्यायिक पुनरावलोकन। ये हो गया न्यायपालिका का कार्य। हम लोग कार्यपालिका का कार्य नहीं पढ़े। तो कार्यपालिका का मुख्य कार्य है जो भी विधि का निर्माण होता है उस विधि को लागू करने का कार्य जो है वो कार्यपालिका का है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कार्यपालिका का काम विधि को लागू करना। और एक इम्पोर्टेंट कार्य इसका नीति निर्माण का कार्य है। बड़े स्तर पे जो सचिव होते हैं या जो राष्ट्रपति ये सारे हैं वो नीति का भी निर्माण करते हैं। और यही जो पुलिस तंत्र है, ये रेलवे कर्मचारी है, वो नीति को लागू कराने में मदद करते हैं। तो नीति का निर्माता भी है और नीति को लागू भी यही करते हैं, लागू करना। हम लोग ये सारे चीज बढ़िया से समझ चुके हैं कि राज्य क्या है, राज्य के कितने अंग है। तो राज्य के 4 अंग होते हैं। उसके पश्चात राज्य के निर्माण के लिए जो 4 आवश्यक तत्व है उसके बारे में हम लोगों ने बखूबी समझा। उसके पश्चात हम लोगों ने देखा कि सरकार क्या है और सरकार का क्या कार्य है, सरकार के कितने अंग हैं। तो सरकार के 3 अंग हैं। तीनों अंगों के बारे में हम लोगों ने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में बारी बारी से चर्चा किया। और उसके पश्चात हम लोग कल के क्लास में देखेंगे कि संविधान क्या है और संविधान में क्या क्या होता है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। उसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।